हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सॉलिड टेक। मैं एक VMware वी स्फीयर की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, वी स्फीयर स्टोरेज। बेसिकली VMware के अंदर जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्टोरेज होती है। बिकॉज अगर आपकी आपका कोई प्रोसेसर या कोई आपकी VM क्रैश करती है या आपका किसी रैम की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होता, आप उसको किसी ना किसी तरह से दोबारा रिकवर कर लेते हैं। तो स्टोरेज इन अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्रिटिकल। जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है पूरे इस कंपोनेंट जो VMware का है, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट होता है वो होता है आपका स्टोरेज। ऑल VMs आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज। जितनी भी हम VMs क्रिएट करते हैं वो सारी कहाँ पे स्टोर होती है, वो होती हैं हमारे स्टोरेज के ऊपर। और स्टोरेज भी हमारी दो टाइप की होती हैं, एक हमारी लोकल स्टोरेज होती है और एक जो होती है वो शेयर्ड स्टोरेज होती है। जो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो स्टोरेज यूज़ करते हैं हम, वो सारी किस तरह की होती हैं, वो सारी शेयर्ड स्टोरेज होती हैं। बिकॉज VM डिस्क, जैसे VMD के जो फाइल बनती है, जब हम कोई VM क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हमारा OS होता है, हमारी ऐप्स होती हैं और डेटा होती हैं। और अगर हमारी स्टोरेज डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी हर चीज़ डाउन हो गई, मतलब हमारा डेटा भी करप्ट हो गया, हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी और हमारा डेटा सेंटर डाउन हो जाएगा। तो स्टोरेज जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है। स्टोरेज को समझने के लिए हमें ये सारे ऑप्शन पता होने चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं स्टोरेज के लिए। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो बहुत टाइप की स्टोरेज आती हैं, जैसे NAS का नाम आपने सुना होगा, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, SAN का नाम सुना होगा, और इसी तरह डिफरेंट स्टोरेज भी आती हैं। तो हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं वन बाय वन करके कि वो स्टोरेज के कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास होते हैं, हम कौन कौन से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं vSphere स्टोरेज ओवरव्यू, कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी स्टोरेज हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और वो क्या फास्ट है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, उनकी स्पीड क्या है। जो सबसे मैंने आपको बताया, जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट स्टोरेज होती है वो होती है लोकल डेटा स्टोर। यानी आप जब भी कोई VMware ESXi सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक लोकल स्टोरेज, जो आपकी फिजिकल हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है आपके सर्वर में, उसमें एक स्टोरेज क्रिएट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल स्टोरेज, या जिसको हम कहते हैं लोकल डेटा सेंटर। जैसे आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा कि जब भी मैंने कोई सर्वर इंस्टॉल करा है, ESXi सर्वर किसी फिजिकल सर्वर पे, तो इस पर एक लोकल डेटा स्टोर बन जाता है। तो वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी एक लोकल स्टोरेज हो गई। और इस पर जो फाइल सिस्टम होता है वो VMware का अपना होता है, जिसको हम कहते हैं VMFS। VMFS का मतलब ये होता है VMware फाइल सिस्टम। तो ये VMware का अपना फाइल सिस्टम है, तो इसमें सारे VMware के फीचर होते हैं। अब लोकल स्टोरेज होती तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि जितने भी हमारे VMware के एडवांस फीचर हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि HA होता है हमारा, हाई अवेलेबिलिटी, वो हम लोकल स्टोरेज पे नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर DRS होता है, जिसमें अगर कोई भी मशीन पे लोड आ रहा हो तो वो ऑटोमेटिक दूसरे होस्ट पे मूव कर जाती है, वो भी हम लोकल स्टोरेज पे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपकी कोई मशीन जो है वो आपकी क्रैश कर जाती है तो आप उसको किसी दूसरे फिजिकल सर्वर से रन नहीं कर सकते। तो इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत छोटा सा है, फॉर एग्जांपल आपके 100 तक क्लाइंट हैं, 10 to 100 तक, तो आप ये लोकल स्टोरेज पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो जितने मेरे बड़े इन्वायरमेंट है या मीडियम इन्वायरमेंट है, उनमें किसी में भी लोकल स्टोरेज यूज़ नहीं होता, क्योंकि आपको vCenter सर्वर आपको इंस्टॉल करना होता है। तो vCenter सर्वर के लिए भी आपको ज़रूरी होता है कि आप HA वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए शेयर्ड स्टोरेज यूज़ करें। तो शेयर्ड स्टोरेज के अंदर जो सबसे पॉपुलर स्टोरेज होती है उसको हम कहते हैं NFS। NFS बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम्स, या इसको कुछ लोग इसको नेटवर्क फाइल सर्विस भी कहते हैं, दोनों ही सही हैं। तो बेसिकली ये क्या होती है, एक तरह की ये आपको एक शेयर डेटा स्टोर का एक फीचर अवेलेबल कर देता है। ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, ये आपके पास NAS पे हो सकती है। NAS क्या होती है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। जैसे आपने देखा होगा कि SAN तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो एक छोटी स्टोरेज अवेलेबल होती है नेटवर्क के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, NAS। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आती हैं, HP में भी आती हैं, WD में भी आती हैं, वेस्टर्न डिजिटल में भी आती हैं और Seagate में भी आती हैं। तो ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें कुछ हार्ड ड्राइव लगी होती हैं और उनके साथ एक रेट कॉन्फ़िगर होता है। तो ये NAS भी क्या ऑफर करता है, हमें NFS की फीचर को अवेलेबल करता है। बेसिकली NAS के अंदर एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसके अंदर जो फाइल स्टोरेज होती है वो क्या होती है, फाइल लेवल स्टोरेज होती है। फाइल लेवल स्टोरेज क्या होती है कि इसमें आपकी जो होती है वो फाइल टू फाइल मूव करती है आपके होस्ट से और आपके
आपकी जो भी स्टोरेज है उसमें, यानी ये फास्ट नहीं होती। जैसे आपको ड्राइव मैप करा लेते हैं तो जो मैपिंग होती है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू है फाइल लेवल स्टोरेज की। तो NFS भी मैं आपको बताऊंगा कि NFS हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। हम अपने केस में देख लेंगे कि हम विंडोज़ में किस तरह से NFS शेयर क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम किस तरह से मैप कराते हैं अपनी VMware हाइपरवाइजर के अंदर एज अ डेटा स्टोर। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। NFS का पूरा मेरा वीडियो होगा, 1 या 2 वीडियो होंगे NFS के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम NFS को किस तरह से विंडोज़ में क्रिएट करते हैं, और अगर टाइम मेरे पास हुआ तो फिर मैं आपको लिनक्स में भी करके दिखा दूंगा। मेरे ऑफिस में NFS यूज़ हो रहा है, लेकिन मैं WD वेस्टर्न डिजिटल का एक NAS यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इजीली हम क्रिएट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है स्टोरेज का वो ये होता है कि आपके पास क्या होती है, आपके पास SAN होता है। SAN बेसिकली होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SAN जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब $50,000 तक के भी आते हैं मीडियम साइज़ के, और इससे ज़्यादा भी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन SAN के अंदर ये होता है कि SAN बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, रिलायबल होता है, इसके अंदर रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे एनवायरनमेंट में मैं SAN यूज़ कर रहा हूँ IBM का। तो SAN के अंदर जो स्टोरेज होती है उसके अंदर जो फीचर होता है वो होता है ब्लॉक लेवल स्टोरेज। मतलब जो ट्रांसफ़र होता है आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है। जैसे आपके किसी सर्वर के साथ कोई हार्ड ड्राइव अटैच होती है तो ये बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होता है। अब SAN के कुछ वेरिएंट होते हैं कि SAN के अंदर कुछ इंटरफेस होते हैं जो आप जिसकी वजह से आप अपने होस्ट को अपनी स्टोरेज से कनेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर जो मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं iSCSI। iSCSI बेसिकली होता क्या है, iSCSI का एक SAN प्रोटोकॉल है। SAN प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ये आपका एक स्टोरेज प्रोटोकॉल है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। यानी इसमें आपको ये पता चलता है कि आप अपना डेटा किस तरह से मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क। तो ये बेसिकली iSCSI इसलिए बहुत फेमस है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जिसके ऊपर आपकी सारी कम्युनिकेशन होती है, उसी नेटवर्क को हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम, और हम अपने SAN को यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम SAN के साथ अपनी कनेक्टिविटी को कर लेते हैं। इसलिए ये iSCSI जो है बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो अभी अब मेरी जो नई वीडियोज़ आएंगी कुछ इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम iSCSI को भी जो है अपनी विंडोज़ सर्वर की मशीन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि iSCSI टारगेट कैसे बनते हैं और उसके अंदर उसके इनिशिएटर कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि iSCSI की जब भी आपकी iSCSI कोई डेटा स्टोर या शेयर्ड बनती है तो उसके अंदर जो फाइल सिस्टम होता है वो VMware का अपना होता है, VMFS। तो VMFS में होने से फ़ायदा हमें ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जो है वो अपनी SAN ड्राइव से बूट कर सकते हैं। यानी आपकी कोई मशीन जो है वो डायरेक्ट SAN से भी बूट कर जाती है, तो आपकी सारी मशीनें वहाँ से बूट हो सकती हैं। NFS में ऐसा नहीं होता, क्योंकि NFS के अंदर जो है वो VMware का कोई भी फाइल सिस्टम हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो SAN बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो सबसे फास्टेस्ट होता है वही SAN के अंदर एक वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं फाइबर चैनल। फाइबर चैनल क्या है? फाइबर चैनल भी एक SAN प्रोटोकॉल है। डेटा को मूव करने के लिए आपके क्लाइंट से अगर आपकी किसी भी सर्वर से अपनी स्टोरेज में लेके जाना है तो उसके लिए भी आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, ये प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है, फाइबर चैनल। मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे डेटा सेंटर के अंदर जो भी सारे सर्वर मेरे अटैच हैं वो पहले फाइबर चैनल के थ्रू, बेसिकली फाइबर चैनल को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक HBA कार्ड चाहिए होता है, यानी होस्ट बस एडॉप्टर चाहिए होता है अपने VMware में। फिर उस HBA कार्ड से आपकी कुछ फाइबर निकलती हैं और फिर वो जाती हैं आपके फाइबर स्विच पे। फिर उस फाइबर स्विच से वो कनेक्ट होती हैं डायरेक्ट किससे, आपके SAN से। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सोल्यूशन होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। इससे ज़्यादा फास्ट कोई भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, बहुत बेहतरीन, कोई डिले नहीं है, लेटेंसी इसकी बहुत ही कम होती है। इससे मिलता जुलता एक वेरिएंट होता है फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट। बेसिकली ये आपका ईथरनेट नेटवर्क को यूज़ करते हुए सारी कम्युनिकेशन कर लेता है। तो जो सबसे फास्टेस्ट है वो SAN के अंदर फाइबर चैनल ही होता है। उसके अलावा हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं vVol, VMware वर्चुअल वॉल्यूम्स। ये बहुत रेयर सोल्यूशन होता है, ये मैंने 1-2 जगह ही देखा है। बेसिकली ये स्पेशल टाइप के SAN होते हैं जिसके अंदर अपना प्रोप्राइटरी फाइल सिस्टम होता है। ये VMFS को यूज़ नहीं करता। तो ये बहुत कंपेटेबल आपको चेक करना पड़ता है जब भी आप ESXi के साथ इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत रेयर यूज़ होता है, मतलब ये कॉमन नहीं है। उसके बाद जो सबसे आखिरी हमारे पास ऑप्शन है उसको हम कहते हैं vSAN। इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, VMware वर्चुअल SAN। बेसिकली vSAN क्या चीज़ होती है ये हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि हम vSAN क्या होता है, किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पूरी vSAN पे एक वीडियो सीरीज़ बना दूंगा, क्योंकि vSAN इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर आराम से आप जो हैं वो समझें 40-50 वीडियोज़ बन सकती हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। तो बेसिकली vSAN मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में क्या होता है। vSAN के अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज आपके पास कुछ फिजिकल मशीन होती हैं,
तो vSAN की जो एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम आपके पास 3 होस्ट होने चाहिए vSAN को क्रिएट करने के। अगर आपके पास 3 होस्ट नहीं होंगे तो आप vSAN क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, उन तीन जो आपके पास सर्वर या फिजिकल होस्ट होते हैं, उन तीनों की लोकल स्टोरेज को कंबाइन करके एक वर्चुअल स्टोरेज बनाते हैं। तो बेसिकली उसमें होता ये है कि आपको लगता है ऐसा है कि ये एक कोई SAN है, लेकिन बेसिकली वो तीनों सिस्टम्स की या तीनों सर्वर्स की स्टोरेज को हम लोकल स्टोरेज को कंबाइन करके एक बना लेते हैं, एक स्टोरेज बना लेते हैं। तो उसमें ये होता है अगर आपकी कोई स्टोरेज, अगर आपकी कोई सर्वर कोई डाउन भी होता है या कोई उसमें हार्डवेयर फेलियर आता है, तो ऑटोमेटिक वो मशीनें क्या करती हैं, किसी दूसरे सर्वर की लोकल स्टोरेज से रन कर जाती हैं। तो vSAN के तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, क्योंकि इसके लिए आपको, क्योंकि SAN बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन vSAN के लिए क्या होता है, वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। मतलब आप कोई भी हार्डवेयर यूज़ करके उसके अंदर आप SAN को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेटिव, बेसिकली vSAN के लाइसेंस भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये रिलेटिवली जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन है। और vSAN जो है बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास भी vSAN का वर्जन 7 चल रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आपको पता होने चाहिए कि हम कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास स्टोरेज के, क्योंकि जब तक स्टोरेज आपको नहीं पता होगी, आप VMware का सबसे टिपिकल पार्ट जो होता है वो स्टोरेज होता है। बल्कि मेरी व्यू में तो सबसे ज़्यादा किसी भी डेटा सेंटर का क्रिटिकल पार्ट है वो स्टोरेज होता है, क्योंकि आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा ग्रोज होती है। इतनी ग्रो होती है कि अब आपके पास गीगाबाइट के अंदर से तो अभी काम चलता ही नहीं है आपका, अब आपको पेंटाबाइट की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं vSphere का आपको स्टोरेज के मुतालिक एक ओवरव्यू दे दूं कि VMware के अंदर अगर हमें स्टोरेज बनानी हो, शेयर्ड स्टोरेज, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, हम इन सब को डिटेल में देखेंगे, हम किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको ISCSI या NFS के अंदर बताऊंगा कि हम किस तरह से डेटा स्टोर को क्रिएट करेंगे, उसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी VMs को लोकल से शेयर्ड स्टोरेज में किस तरह से मूव करेंगे और उसको श्रिंक किस तरह से करेंगे, या अगर उसको हमें उसका बैकअप बनाना है तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।